न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। वक्त दोपहर के 2 बजे है तो इस वेले तुहानू दसदे हैं दिन दीयां 5 वड्डियां खबरां जिहड़ी तुहानू जाननियां जरूरी ने। शुरुआत करते हैं 5वीं वड्डी खबर दे नाल जिहड़ी गुआंढी सूबे हरियाणा तो सामने आई। अणविआहां नू पेंशन देवेगा हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिता 45 तो 60 साल के महिला पुरुषों नू पेंशन मिलेगी। अणविआहियां नू हर महीने 2750 रुपए मिलणगे। सालाना 1,80,000 आमदन तो घट वालियां नू इह लाहा मिलेगा। जिन्हां पुरुषां दी पत्नी दी मौत हो चुकी है वह भी इस दे लई योग होणगे, उन्हां नूं भी यह पेंशन मिलेगी। 45 तो 60 साल की उम्र तक यह पेंशन दी जाएगी। 60 साल तो बाद ऑटोमैटिकली यह मन्निया जाता है कि बजुर्ग पेंशन क्योंकि शुरू हो जाती है, बुजुर्गों लई जिहड़ी पेंशन हुंदी है इसलिए उसते योग हो जाएंगे। पर फिलहाल अणविआहियां नूं पेंशन देण वाला हरियाणा पहला सूबा बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐलान की कीता है, सुना दे। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है। हमारे एक एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय वो भी करता हूँ। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विदुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विदुर पुरुष होता है। तो जो पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया और उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी, लेकिन दूसरी भी आ गई थी, वो पिछले कुछ हफ्ते लागू कर रही है। ये अनाउंस होगी तो लागू हो गई। नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन आज अगर अनाउंस किया है तो अनाउंसमेंट सीएम की होती है, तो जुलाई की पेंशन उनको मिलेगी। हाँ, क्योंकि नोटिफिकेशन करके जुलाई से ही हम दे सकते हैं। एक शब्द सुना है, इंतकाल सुना है ना, लेकिन इसे मसले ते असीं एक अजिहे शख्स दे नाल इस वेले फोन लाइन ते उन्हां नूं असीं नाल जोड़ांगे जिन्हां ने बकायदा कुंवारियां दे लई एक यूनियन भी बनाई, उन्हां दे लई मंग भी रखी सी और बकायदा ऐलान कर दित्ता सी कि उन्हां दे पिंड दे लोग वोट उसे नूं पाणगे जिहड़ा कुंवारियां दा विआह करावेगा। सुनील जागलान साडे नाल मौजूद ने। जींद दे नेड़े पिंड हैगा बीबीपुर, उसके सरपंच रहे ने सुनील जागलान। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने भी सुना होगा मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि कुंवारों को पेंशन नहीं मिलेगी। हालांकि आप कह रहे थे कि कुंवारों की शादी करवाने वालों को वोट देंगे, पर अब पेंशन का ऐलान हो गया। बहू तो नहीं मिली लेकिन पेंशन मिलने जा रही है। सुनील, आपकी प्रतिक्रिया। हाँ जी, मैं जब बीबीपुर गांव जिला जींद में सरपंच रहा तो हमारा मकसद रहता था कि जो जननेता होते हैं उनका ध्यान लिंगानुपात के मुद्दे पर पड़े, और हरियाणा का लिंगानुपात काफी खराब था जी। तो फीमेल फिटिसाइड काफी होता था। तो फीमेल फिटिसाइड की वजह से ही ऐसा हुआ कि इस जनरेशन के काफी सारे लोगों को है ना कि मैरिज नहीं हो पाई। तो हमने उन लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए 2014 के चुनावों में एक स्लोगन बनाया, बहू दो वोट लो, और उसमें एक बनाया अविवाहित पुरुष संगठन। और उसमें हरियाणा के काफी सारे गाँवों में जब हमने इस पे यूनिवर्सिटीज के बच्चों के साथ सर्वे किया, पाया कि हर गांव में 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो करीबन 12 से 13 ऐसे लोग थे जिनकी एज अबव 45 हो चुकी है, और मतलब उनको हमने रेड सिग्नल के उसमें रखा था कि अब तो इनकी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन बचता था कि जैसे दूसरे प्रदेशों से जो बहुएं खरीद कर लेकर आते थे ताकि वो अपना वंश बढ़ा सके। उनकी इस प्रकार की सोच थी। और क्योंकि हमने हमारे गांव से बेटी बचाओ आंदोलन शुरू किया और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रयास शुरू किए,
तो हमने उस समय के प्रधानमंत्री उम्मीदवारों को कहा कि हम वोट उसी को देंगे जो इस मुद्दे पर आकर बात रखेंगे। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, और जब वो हरियाणा आए तो हमारा स्लोगन इतना पॉपुलर हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के कुछ कुंवारे लोगों का एक संगठन है जिन्होंने ये मांग रखी है, और अगर हम आएंगे तो इस मुद्दे पर काम जरूर करेंगे। हमने जो ये अविवाहित लोग 45, 46, 47 की एज में हैं, गांव में रहते हैं, हम देखते हैं कि लोग काफी इनको बुली भी करते हैं, इनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी काफी इस प्रकार का रहता है, वो अकेलेपन में जीते हैं। तो हमें इन सारी बातों का पता चला, और उस समय हमने बहु तो वोट लो तो एक सिंबॉलिक सिंबल बनाया था हमने, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षण कर सके। बाकी मुद्दा यही था, इनका सोशल सिक्योरिटी, इनका मेंटल हेल्थ और इनका पेंशन का। तो उस समय लोग मजाक उड़ाते थे हमारा भी कि भाई सुनील सरपंच तो ये क्या कर रहा है, ऐसे कौन इनको पेंशन देगा। लेकिन वाकई में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है और इस बारे में सोचा है, क्योंकि प्रदेश देश के जितने भी लोग होते हैं। सुनील बने रहिए आप हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवीण अत्रे भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उन्हें भी हम साथ इस चर्चा में जोड़ लेते हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सरकार का ऐलान, कुंवारों के लिए पेंशन, क्या मूलभूत समस्या जो है वो कहीं हल होती नजर आ रही है? हालांकि 38 अंकों का लिंगानुपात में सुधार तो हुआ है 2011 के मुकाबले, लेकिन क्या पेंशन उस मूलभूत समस्या का हल कर पाएगी जिसकी वजह से स्थिति बन गई है? प्रवीण जी, देखिए ऐसा है कि जो अभी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल सुनील जागलान है शायद, जैसा कि मैंने उनकी आवाज को पहचाना है, बीवीपुर के सरपंच रहे हैं जी, जिन्होंने बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा काम किया था। तो वो स्वयं बता रहे हैं कि किस तरह से ये एक डिमांड थी उन लोगों के, विशेष तौर पे जो अविवाहित लोग हैं। हरियाणा प्रदेश जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अविवाहित लोगों के लिए पेंशन का प्रावधान किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मांग को देखते हुए इस बात की घोषणा की है कि हरियाणा के अंदर जो अनमैरिड लोग 45 से 60 उनके लिए पेंशन का प्रावधान रहेगा, उनको पेंशन मिलेगी। इसके साथ साथ जो विधुर है, मतलब देखिए विधवा पेंशन का तो प्रोविजन पहले से था, लेकिन विधुर के लिए पेंशन का प्रोविजन नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अविवाहित के साथ साथ विधुर यानी जिनकी पत्नी का देहांत हो गया उन लोगों के लिए भी पेंशन की आज घोषणा की। और मुझे लगता है कि जो एक समस्या थी, जैसे कि जो लोग अविवाहित हैं उनकी एक आयु हो चुकी है, उनका मान सम्मान समाज के अंदर, उनकी इज्जत और उसके साथ साथ उनकी जरूरियात, उनकी जरूरत, तो इन सब चीजों का समाधान होगा इस पेंशन योजना से, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक। प्रवीण जी, एक सवाल और है, इसी समस्या के साथ जुड़ी हुई एक और चीज जो होती थी अक्सर कि दूसरे राज्यों से खरीद फरोख्त करके या किसी भी तरीके से लाकर बहुएं दी जाती थी हरियाणा में, और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा ऐसा आंकड़ा कुछ सर्वे में सामने आया था जो हरियाणा में दूसरे प्रदेशों से ऐसी युवतियां लाई गई जिन्हें खास करके नॉर्थ ईस्ट या बाकी प्रदेशों की बात करें, वहां से लाकर उन्हें हरियाणा में एक बहू बनाकर दिया गया, और उसमें भी कहीं ना कहीं अनमेल विवाह भी हुए और कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मसले भी सामने आए। कहीं लगता है कि उस पर भी आप रोक लगा पाएंगे प्रवीण जी? देखिए, जो आपने दूसरे राज्यों से शादी करके लेके आना, ये एक समस्या हरियाणा प्रदेश में थी, और इसका एक बहुत बड़ा कारण था सेक्स रेशियो का। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर सेक्स रेशियो बहुत कम था, मतलब लड़कों के मुकाबले लड़कियों का होना बहुत कम था, और ये एक सामाजिक बुराई थी, और इस सामाजिक बुराई पे पहले किसी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसके ऊपर ध्यान दिया गया। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बाकायदा पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और आज अगर हम सेक्स रेशियो की फिगर देखते हैं, पहले के बनिस्पत बहुत बड़ा सुधार हुआ है, लगभग 903 के करीब जो है वो लड़कियां हैं लड़कों के मुकाबले। आज स्थिति ये है जो 820 के करीब थी जिस वक्त ये अभियान शुरू हुआ जी। तो पहला तो ये कि इस अभियान के तहत बेटियों को बचाना, क्योंकि जिस तरह के एक कुरीतियां थी या यूं कह लीजिए जिस तरह समाज में एक बुराई थी कि बेटी को कोख में ही मार दिया जाए, तो उसके ऊपर जो अभियान चलाया गया, सरकार की तरफ से काम किया गया, सामाजिक संस्थाओं ने जागरूकता अभियान चलाए गए जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सुनील जी ने उसके ऊपर बहुत बेहतर काम किया। और उसके साथ साथ जो ये पेंशन योजना शुरू हुई है, इससे इन समस्याओं का समाधान होगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को देखते हुए इसकी घोषणा की है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश के अंदर जो आम आदमी की समस्याएं हैं जिसके लिए लोग सरकार चुनते हैं, उसके ऊपर तो सरकार काम कर ही रही है,
लेकिन जो सामाजिक समस्या बुराइयां हैं उनके ऊपर भी जागरूकता अभियान चला सके, लगातार उनका समाधान किया जा रहा है, उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आपको याद होगा, पीछे मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा अपने जन्मदिन को नशा मुक्ति अभियान के तहत समर्पित किया था और एक बहुत बड़ा अभियान हरियाणा प्रदेश के अंदर उसकी शुरुआत की गई। उसमें एनजीओ को शामिल किया गया, साधु संतों को शामिल किया गया कि समाज में एक तरह की जागरूकता आए और नशा हमारे समाज से पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये प्रयास भी सरकार की तरफ से लगातार हो रहे हैं। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुनील, आपसे आखिरी सवाल, रांडा यूनियन आज सेलिब्रेट करेगी इस ऐलान को? देखिए, मेरे पास तो कितने सारे फोन आए हैं जब से कैबिनेट में इस चीज को रखा, तो वो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि जब गांव-गांव में जाकर जब हम ये कह रहे थे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, और उस समय इस बात को सुनकर विदेशी मीडिया भी मेरे पास खूब आया, अलग अलग देशों से, लेकिन हमने इसमें हिचकिचाहट नहीं कही और बात को खुलकर सबके सामने रखा। तो वो वाकई यूं खुश हो रहे हैं कि भाई सुनील, आपने कहा था और देखो ये चीज आज 8-9 साल के बाद कैसे उठ के आ गई है। तो मैं तो सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मर्म समझा है असल में, और सामाजिक मुद्दों पर काम करना किसी भी सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है, और उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं, साथ में उसके साथ जो इस प्रकार की चीजें हैं उन पर भी जो काम करना शुरू किया, ये काबिले तारीफ है। और दूसरी सरकारें भी जो है मेरे ख्याल से हरियाणा के इस मॉडल को उठाएंगी, और हम भी जो हमारा ये जो संगठन है, इवन काफी सारे लोग कह रहे थे भाई सुनील जी आप इसके संयोजक थे, लेकिन आप तो शादी हो चुकी है। तो मैंने कहा कि हम बाकायदा अब इसका एक प्रधान नियुक्त करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आगे आने वाले समय में इनसे जुड़ी हुई कोई और समस्या हो तो वो अच्छे पटल पर रखी जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील हमसे बातचीत करने के लिए। सुनील जागलान ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਂਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਂਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2750 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। 1,80,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1,80,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੈ। चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रताप बाजवा का कैप्टन अमरिंदर सिंह ते इल्जाम सामने आया, कैप्टन के सिर एक हैलीकॉप्टर कंपनी का बकाया है। कैप्टन ते कंपनी का 2.1 करोड़ का बकाया है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है ब्याज लाके हुण 3.5 करोड़ रकम हुई पई है। 2019 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां दौरान सेवावां लईआं गईआं सन। जेकर कैप्टन नहीं मोड़दे बकाया तो बीजेपी भुगतान करे। 4 सालों तो बकाए के लिए दर भटक रही है कंपनी। प्रताप सिंह बाजवा ने इल्जाम लाया कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते। चौथी वड्डी खबर 2 बजे। प्रताप सिंह बाजवा ने बकायदा ट्वीट किया है, बीजेपी के कार्यकारी मैंबर ते साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों लोक सभा चोण 2019 दौरान चॉपर टैक्सी हायरिंग कंपनी ਦੀਆਂ सेवावां के भुगतान लई 4 साल तो इंतजार कर रहे ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ अनिल राज ਨੂੰ होर इंतजार ना कराण 2.1 करोड़ रुपए का बकाया हुण ब्याज लगा के 3.5 करोड़ हो गया। कर्नल अनिल राज इस बकाये के लिए दर दर भटक रहे ने। ट्वीट किया गया है प्रताप सिंह बाजवा के वलों। तीजी वड्डी खबर का रुख करते हैं। श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठजोड़ से कुछ भी कहने तो जाखड़ ने गुरेज किया है। दरबार साहब पहुंचे सीगे सुनील जाखड़
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਫੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ महाराज ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਗੁਰੂ महाराज ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, इन्हीं की कृपा से सजे हैं हम। ਅੱਜ ਗੁਰੂ महाराज ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ महाराज ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ महाराज ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ शिवावर मोहे शुभ कर्मंते कब हूं ना टरूं, जब जाए लड़ूं हरि से तब निश्चय डरूं ना हरि से, जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। पंजाब दे वास्ते, पंजाब दे मुद्दਿਆਂ वास्ते, पंजाब दे भलाई वास्ते गुरु महाराज ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤਗੜੇ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤੱਕ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲਵੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਵੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। 24 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਔਰ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਔਰ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ 13 ਵਿਧਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 24 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀਆਂ 13 ਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ।
ਸਾਡਾ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ 101 ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। अकाली दल और क्या कर रहे हैं यार भाई हमारी अलायंस ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, तो ये हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ गवर्नमेंट के खिलाफ इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए पर अटकलें लगाई जा रही है कि ये मीडिया की बातें हैं सारी मीडिया की ਸੋ ਕੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ। 1996 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1996 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2020 ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਆਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ 2017 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 25% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਬੀਜੇਪੀ 5.4% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ। 2022 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ 18.38%। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 6.60% ਵੋਟਾਂ ਗਈਆਂ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਤੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵਾਧਾ 1.2% ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਗਣਿਤ ਹੈਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2,93,245 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,02,279 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 9,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम भगवंत मान ने श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ते तिखा निशाना साधा है। जो हार गए वो गठजोड़ कर रहे हैं, वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। कुर्सी के लिए श्रोमणी अकाली दल बीजेपी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। सीएम भगवंत मान का श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ते तिखा निशाना सामने आया है। जो हार गए वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, सीएम ने कहा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तंज कसया श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी ते आधार बनाया जलंधर की जिमनी चोण नूं और साफ कहा कि ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जोड़ तोड़ मैं उधर भाग गया, मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਕ ਦੇਖੋ,
अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं अपनी कुर्सी वास्ते। मैं जोड़ तोड़ कर रहे हैं थोड़ी कुर्सी वास्ते। ठीक है, ये मीडिया की बातें सारी मीडिया की स्ट्रक्चर ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। कितने भी गठबंधन और ठगबंधन सारे लोग कर लें, इसका कोई फायदा अकाली दल और बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं अपनी कुर्सी वास्ते। मैं जोड़ तोड़ कर रहे हैं थोड़ी कुर्सी वास्ते।